सही नहीं चलेगा, बोलने नहीं देना किसी को। छात्र पे लाठी चला रहा है, ऊपर आप लोग भी तानाशाही कर रहे हैं। आप लोग, मैंने क्या किया? मेरी गलती क्या थी बताइए ना। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ डिजिटल। एक पंक्ति है, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिनसे आज हम आपसे रूबरू कराने वाले हैं। उनके नाम के पीछे बागी है, बलिया से बिलोंग करते हैं, बगावत करने में कभी पीछे नहीं हटते। 2017 से राजनीतिक कैरियर है इनका, करीब आधा दशक मतलब यानी 5 साल से ज़्यादा से ये जो है राजनीति कर रहे हैं, छात्र राजनीति, और NSUI के जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के। नाम है इनका अजय पांडे बागी, और नाम के साथ इनका काम भी गजब का मेल खाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ डिजिटल में, अजय पांडे बागी जी। धन्यवाद। दर्जनों मुकदमे हैं आपके ऊपर। जी बिल्कुल। अभी पिछले कुछ दिन पहले 18 दिन के लिए आप नैनी जेल में भी गए थे। जी। नाम के पीछे बागी है, बगावत करने में कभी पीछे नहीं हटते, और काफी बेशुमार है इसी बगावत के चलते। चाहे वो वीसी का कानून हुआ, क्योंकि पूर्वी ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आप शिक्षित हैं, और वीसी का कानून हुआ, चाहे सरकार का कानून हुआ, या समाज के लिए आप कभी जो कानून है, जो युवाओं के लिए सही नहीं है, जो समाज के लिए सही नहीं है, उससे आप बगावत करने से कभी पीछे नहीं हटे। और इसकी यही वजह है कि आपके ऊपर दर्जनों मुकदमे और नैनी जेल की हवा भी खानी पड़ी। क्यों करते हैं ये सब? देखिए, मैं भी अपनी बात को चाहूँगा कि 2 पंक्तियों से स्टार्ट करूँ। जी। इल्ज़ाम चाहे जो लगा लो, इल्ज़ाम चाहे जो लगा लो, हम सच कहने के आदी हैं, और सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। बहुत बढ़िया। आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग जो भी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जो भी आंदोलन करते हैं, वो कहीं ना कहीं छात्रों के जीवन से और उनके शैक्षिक व्यवस्थाओं को लेकर के आंदोलन चलता है। जहाँ तक कि आप बात करें, पिछले दिनों आप देखेंगे कि कोविड काल में जब ऑनलाइन की बात हुई, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात हुई, उस समय हम लोग आंदोलन किए। विश्वविद्यालय में बेतहाशा फीस वृद्धि हुई। आपको बता दें, हमारे विश्वविद्यालय में इसी सरकार में 400% गुना फीस वृद्धि कर दी गई। जो फीस पहले BA की मात्र 1000 रुपये पर ईयर लगती थी, आज की डेट में 4000 रुपये फीस लगती है। इसको लेकर के हम लोग ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया, आमरण अनशन तक किया। इसी आंदोलन में हमारे ऊपर कम से कम 4-5 मुकदमे दर्ज हो गए, और इसी फीस वृद्धि के आंदोलन में मैं नैनी जेल भी गया। तो सब संघर्ष का दौर है, चलता रहता है। नहीं, आंदोलन में तो आप पुतला उतला वगैरह भी जलाए थे, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल। हम लोग पिछले सितंबर में मोदी जी का पुतला फूके थे, और वो सिचुएशन ये थी कि जब आप देखेंगे मणिपुर में जो घटना घटी, उसको लेकर के छात्रों के मन में बहुत व्यथा थी, जिसको लेकर के हम लोगों ने भी आक्रोश जाहिर किया, और आक्रोश के स्वरूप हम लोगों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूका। जिस प्रकार उस घटना पर प्रधानमंत्री की जो चुप्पी थी, वो कहीं ना कहीं एक चीज़ बयां करती थी कि ये कहीं ना कहीं उस घटना पे बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है। उसको लेकर के हम लोगों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूका, और पुतला फूकने का स्वरूप ही रहा कि हम लोगों को नैनी जेल भेज दिया गया। 151 के मुकदमे में तुरंत नैनी जेल भेज दिया गया, और जो हम लोगों के ऊपर पुराने मुकदमे थे उसको खोल करके हम लोगों का चालू कर दी। जी बागी जी, इलाहाबाद जो है UPSC, SSC और जितनी भी तमाम वैकेंसियां हैं, A क्लास की, B क्लास की, गढ़ माना जाता है। तो आपको नेताई ही करनी थी, यानी समाज सेवा। NSUI के आप फिलहाल जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो कैसे मन में उठा? देखिए, मैं जब विश्वविद्यालय में 2017 में आया, तो ऐसा कोई बहुत इरादा नहीं था कि मुझे राजनीति करना है। लेकिन जब विश्वविद्यालय में आया, विश्वविद्यालय की गतिविधियों को देखा, वहाँ को समझा, और वहाँ के जो छात्र राजनीति है, जो छात्र संघर्ष है, उसको मैंने जब करीब से देखा, तो मुझे लगा कि जो भी इसमें भी हमको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए।
क्योंकि समाज में अगर आप बोलने वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे गांव घर समाज में जाएंगे तो बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जिसके कारण ही उनका बहुत मतलब बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता है, चाहे वो राजनीति के माध्यम से हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से हो, किन प्रकार हर प्रकार से लोगों का शोषण किया जाता है। तो इसलिए हमने उस रास्ते को चुना और आप जानते हैं कि हम विश्वविद्यालय में लगातार 2017 से अब तक जी छात्रों के विभिन्न मुद्दों पर हम लड़ते हुए आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आप युवा हैं, छात्र राजनीति कर रहे हैं, और हमने पढ़ा है कि और कई जगह सुना भी है कि आपके जो पसंदीदा नेता वो राहुल गांधी जी हैं। जी जी। तो युवाओं के प्रति क्या एजेंडा है उनका? देखिए, अभी हमारी कांग्रेस पार्टी जो है युवा न्याय पत्र एक घोषणा की है जी, जिसमें 5 गारंटियां हैं। सबसे पहला हमारा ये है कि भर्ती भरोसा। भर्ती भरोसा के अंतर्गत ये है कि जो केंद्र में 30 लाख पद खाली पड़े हैं उनको हम पहले भरने का काम करेंगे। ये युवाओं से राहुल जी ने गारंटी दी है। दूसरा है जो पेपर लीक हो रहा है, इस पेपर लीक पर पूरी तरीके से रोक लगाने का काम करेंगे राहुल गांधी। क्योंकि आप देखे होंगे कि अभी हाल ही में यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ, उसके पेपर लीक हो गए। उसके बाद जस्ट आरओ का एग्ज़ाम हुआ, उसके पेपर लीक हो गए। और आप एक चीज़ और देखिए कि जैसे पेपर लीक होता है तो जस्ट उसके बाद मतलब सरकार का एकदम आदेश पे आदेश कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई कुछ धांधली नहीं हुआ। और जब युवाओं का आक्रोश दिखता है तो उसके आगे इनको चुनाव की चिंता होती है। चुनाव की चिंता के कारण ये उसको स्वीकारते हैं, फिर पेपर को रद्द करते हैं। आप अभी हाल ही में देखिए, अभी जो नीट की परीक्षा हुई है उसमें भी काफ़ी छात्रों ने पेपर लीक का आरोप लगाया। अब ये जांच का विषय है, लेकिन जो संस्थाएं हैं, जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं, वो अभी भी कह रही हैं कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर पेपर लीक की आशंका हुई है तो उसकी व्यवस्थित जांच होनी चाहिए और छात्रों को एक मतलब पेपर लीक में जैसे पहले जो पेपर लीक हुआ था उसके तो शायद आरोपी पकड़े गए हैं जी। और अभी नीट की जो आप बात करें, इसमें सरकार भी जो है कह रही है कि पेपर लीक ऐसा कुछ मामला नहीं है। नहीं, सरकार तो देखिए, सरकार का काम कहना है ही, आश्वस्त करना, लेकिन हमारी मांग ये है कि इस मसले की भी जांच हो निष्पक्ष रूप से, क्योंकि पेपर लीक से उन छात्रों का नुकसान होता है जो सालों साल संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं जी। आप देखे होंगे इलाहाबाद या दिल्ली मुखर्जी नगर ही कह लीजिए, 8x10 के कमरे में लड़के रहते हैं और वो केवल उस कमरे में इसलिए रहते हैं कि उनके माता पिता के सपने जो हैं, उनके जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए वो संघर्ष करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, 8x10 के कमरे में तपते हैं। लेकिन जब उनके भविष्य के साथ कुठाराघात किया जाता है पेपर लीक करा करके, क्योंकि उनका तो होता नहीं, जो पढ़ते मेहनत करते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं वो दलाली करके पैसा दे करके पास कर लेते हैं। तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और जो पढ़े लिखे उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। एबीवीपी के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं तुषार डेढ़ा जी डूसू के। उन्होंने आपके नेता कन्हैया कुमार जो साउथ दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी हैं, मनोज तिवारी के सामने हैं, दोनों बिहार से हैं और दोनों में वो जोश है, वो आक्रोश है कि कौन किसका वोट काटेगा, कौन कितना विकास करेगा, कौन किस मुद्दे पे लड़ाई लड़ेगा। और इसी को लेकर तुषार डेढ़ा ने एक अपने सोशल मीडिया पे वीडियो डाला है, उनके प्रति निशाना साधा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कन्हैया कुमार की बात जी, उन्होंने ये बोला है कि तुषार डेढ़ा ने बोला कन्हैया कुमार को लेके कि जो व्यक्ति मुल्क के खिलाफ भाषण देता था और जो व्यक्ति हमेशा कांग्रेस के खिलाफ बोलता था, उसको आज कांग्रेस वालों ने जो है साउथ दिल्ली का लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। देखिए, भाजपा और एबीवीपी से जुड़े लोगों का काम ही है केवल एक नैरेटिव एजेंडा खड़ा करना। मैं कन्हैया कुमार की बात करूं तो कन्हैया कुमार ना ही एक सिर्फ नेता तक सीमित है, बल्कि कन्हैया कुमार पूरे देश में एक युवाओं की सोच है, जो सोच पूरे इस देश में युवाओं की बात को निडरतापूर्वक इस सरकार के खिलाफ रखता है, सवाल करता है सरकार से। तो कन्हैया कुमार के खिलाफ ये लोग नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल अनर्थ है, गलत है। क्योंकि आप देखेंगे कि वो उस मामले में बाइज्जत बरी हैं। अगर वो दोषी होते इतने बड़े आरोप में तो आज जेल में होते, लेकिन जेल में नहीं है। क्यों? क्योंकि मामला ही झूठा है। यह केवल और केवल नैरेटिव सेट करने का एक तरीका है। आपके पसंदीदा नेता राहुल गांधी जी का
पोजीशन कहाँ आ रहा है, क्योंकि अमेठी छोड़ के रायबरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये उनकी पसंद है, मतलब रायबरेली से लड़ना उन्होंने पसंद किया, तो पार्टी हाईकमान ने भी पसंद किया कि वो रायबरेली से लड़े। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी दमखम से इस बार अमेठी और रायबरेली दोनों सीट जीतने जा रहे हैं। और स्मृति ईरानी को भी बताना चाहता हूँ कि वो भी जब एक आम कार्यकर्ता से जब हारेंगे चुनाव किशोरीलाल शर्मा जी से, तो उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ मैं क्या हूँ। अच्छा, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में कितना जमकर मुकाबला होने वाला है? कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी, हमको तो लगता है कि एक तरफा मुकाबला है, और इस पर पूरा जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, युवा वर्ग है, वो एक तरफा कन्हैया कुमार को वोट करने जा रहा है। अपने पसंदीदा नेता से मिलेंगे तो पहला सवाल क्या रहेगा आपका बागी जी? पहला सवाल यही, युवाओं के जो राजनीति, बेसिकली हम पॉलिटिशियन हैं, राहुल जी भी पॉलिटिशियन हैं, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो राजनीति में युवाओं की भागीदारी हो वो आने वाले समय में आगे बढ़े। इन्हीं बातों को लेकर मैं उनसे बात करूंगा। बागी का भारत कैसा होना चाहिए? बागी का भारत एक ऐसा भारत होना चाहिए जिसमें तमाम युवाओं को, लोगों को, किसानों को, मजदूरों को सबसे पहले तो बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है, कोई सच्चाई बोल रहा है, आप उसको दबा दें, उसकी बातों को दबा दें। तो सच्चाई होनी चाहिए। विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम होना चाहिए, और किसानों को, युवाओं को, इनको लेकर के एक अलग फोकस करना चाहिए ताकि इनका भविष्य मतलब आगे बढ़े, क्योंकि यही भारत की जो आने वाली भविष्य है, यही भारत की रीढ़ है, तो इन पे मेन फोकस काम करना चाहिए। ईवीएम को लेकर राहुल गांधी की काफी पुरानी शिकायत है, और कहते हैं कि वोट मशीन में नहीं पेपर पे जाता है। तो एक बार जो है अपोजिशन पार्टियों को भी बता देना चाहिए किस तरीके से ये मशीन काम करती है। देखिए, ईवीएम के ऊपर कहा जाए तो ईवीएम के ऊपर केवल राहुल गांधी जी का सवाल नहीं है, तमाम विपक्षी नेताओं ने ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े किए। आप देखेंगे कि जिस ईवीएम को चुनाव प्रणाली में जिस देश ने लाया, वह देश आज ईवीएम को नकार चुका है। वह खुद बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको अगर ज़्यादा आशंकाएं हैं विपक्षी दलों को या नेताओं को, तो विचार करना चाहिए, और ईवीएम से चुनाव ना करा करके बैलेट पेपर से ही देख लेना चाहिए एक बार। जी, आपके राहुल गांधी जी कहते हैं कि बीजेपी का 400 पार का जो नारा है, उनके एक वीडियो में हमने देखा, उन्होंने बोला कि पहले मुझे लगता था भाजपा 180 पे आ रही है, लेकिन अब तो 150 लगता है। और कहते हैं कि हमारा प्रदेशों में गठबंधन बहुत ही मजबूत तरीके से काम कर रहा है। और अगर हम बात करें दिल्ली की तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से कांग्रेस के कई लोग नाराज हैं, और अभी पिछले महीने जो है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा भी दे दिए इसको चलते। तो वोट बैंक पे दिल्ली में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये मोदी सरकार 2014 में जब ये सरकार बनाने के लिए आई जनता के बीच, तो इन्होंने वादा किया युवाओं से। क्या वादा था? वादा ये था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। लेकिन आज रोज़गार तो दिए नहीं, जो रोज़गार थे उस रोज़गार को भी छीनने का काम ये सरकार कर रही है। आप देखेंगे तमाम जो संस्थाएं थी, सरकारी संस्थाएं थी, उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, शिक्षा को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं युवा इसके खिलाफ है। और इसके साथ साथ आप एक चीज़ और भी देखेंगे तो इन्होंने एक और वादा किया था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए पहुंचाएंगे। भाई, मैं तो पूछना चाहता हूं, कोई भी आकर के बताया ना कि मेरे अकाउंट में 15 लाख आ गए हैं, तो इनके जुमले बिल्कुल खोखले रहे। नहीं, शुरुआती तो खैर जैसे किसान निधि हो गया, और बताया जाए डेटा भी सस्ता हो गया, और भी कई ऐसे तरीके से योजना है। खैर महंगाई तो जैसे पेट्रोल और डीजल की तो ये तो सभी देख रहे हैं जी। लेकिन शुरुआती तो है, हमको ऐसा लगता है। इस पे आप क्या कहते हैं? शुरुआती क्या है भाई? आज किसान की हालत जाके देखिए ना, आप हकीकत देखिए। जो यूरिया की बोरी 50 किलो की होती थी, आज 40 किलो की हो गई है। पहले 5 किलो घटा दिया, पहले दाम वही है, दाम और बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उसके वजन घटाते जा रहे हो। आज जो किसान है, उसकी जो आपने वादा किया था कि उनके फसल का दुगुना हम दाम देंगे, पूछ लीजिए किसान कहाँ है, उनके फसलों का क्या दुगुना रेट मिल रहा है। देश में पहले संपत्ति का अधिकार मुसलमानों का है, एजेंडा आपके जो है नेता निकाले हैं।
देखिए कितना एजेंडा काम करेगा ये? नहीं, एजेंडा हमारे नेताओं ने नहीं निकाले हैं। ये भी आप देखेंगे, ये भी आप समझेंगे कि जो भाजपा द्वारा एक नैरेटिव सेट करने का तरीका है। क्योंकि आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप खुद पढ़िएगा, स्वयं पढ़िएगा, मैं चाहूँगा कि आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ें, उसमें कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन ये केवल और केवल हिंदू मुस्लिम बंटवारे करने के लिए ये नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि जनता समझदार है, जनता इसको समझ चुकी है और इसको नकारने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव जी की जुबान फिसल गई थी, आपको याद होगा। उन्होंने बोला कि बीजेपी 400 पार जा रही है और इसको भारी मतों से जिताने की। अब देखिए, जुबान फिसलने की बात तो भाई घबरा गए क्या? नहीं, घबराने की बात नहीं है। यूपी में अब वास्तविकता में देखा जाए तो भाजपा घबराई हुई है। अब आप देखिएगा कि अगले जो चुनाव हैं, 2-3 फेज जो बचे हैं, उसमें आप देखिएगा किस प्रकार की भाजपा की बौखलाहट रहेगी। आज से ही आप देखेंगे, पता करेंगे तो यूपी में सारे के सारे भाजपा के केंद्रीय मंत्री जो सांसद हैं, वो सारे के सारे यूपी में डेरा डाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी में भाजपा की बौखलाहट है। यूपी के जो 80 सीटें हैं उससे भाजपा डरी हुई है, क्योंकि जानती है कि इस बार यूपी ही इस देश में बदलाव का रास्ता तय करेगा। इस चुनाव में युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कांग्रेस के युवा न्याय पत्र को पढ़ें और उस युवा न्याय में जो रोजगार को बढ़ाने का जो वादा किया गया है राहुल गांधी जी द्वारा, उस वादे के समर्थन में आप सभी एक बार अपना वोट करें और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाकर रोजगार को बचाने का काम करें। बागी की बगावत कब तक चलती रहेगी? देखिए, बागी की बगावत आपको मैंने पहले ही कहा कि सच कहना अगर बगावत है तो समझिए हम बागी हैं। देखिए, सच कहने की हमारी आदत है, ऐसा नहीं है कि हम जो सो बोलते रहते हैं। सच कहने की आदत है, जहाँ भी सच्चाई हमको बोलनी होगी वहाँ सच्चाई ही बोलेंगे, ऐसा नहीं कि झूठ बोलेंगे। और जब जब ज़रूरत पड़ेगी बगावत करने की, सच के साथ लड़ने की, तो लड़ा जाएगा, चाहे वो उसमें जेल जाना पड़े, मुकदमे हो। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ अजय पांडे बागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इतना समय दिए। काफ़ी विषयों पे हमने चर्चा की और कई संदेश निकले। ऐसे ही हमारे साथ नए नए खबर देखने के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।